हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई मेंस के पेड सेट सॉल्यूशन के सेट नंबर 2। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 देखा है और मैंने आपको बताया था काफ़ी अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को। इस वीडियो में भी 80 क्वेश्चंस देखेंगे जीके जीएस का और 20 क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग का हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है। कल की वीडियो मैंने आपको डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में जो भी 80 क्वेश्चन है उनका एक्सप्लेनेशन भी हम करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल। मैं आपको बता दूं कि पूरा पाषाण काल जो है वो प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले प्रारंभ किया था। पाषाण युग यानी कि पूरा पाषाण युग से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चूंकि आपको याद रखने हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला में से था। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यौ, जिसको जौ कहते हैं। ठीक है, जौ को ही कहा जाता है, यहाँ पे औ लिखा गया। ठीक है, पहले औ कहा जाता था जो कि जौ है। क्लियर, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बंगाल में पिपली निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बंगाल में जो पिपली है वो पहली डच फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित की गई थी, यह ध्यान रखिएगा। यानी कि बंगाल में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई थी पिपली नामक स्थान पर, लेकिन शीघ्र ही इसको बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई थी इसके जगह पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रम के अनुसार लिखिए। यानी कि मगध पर राजवंशों का जो कालक्रम था वो आपको सजाना है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए करेक्ट आंसर क्या है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी 4213। क्या होगा, सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद हम बात करें तो कह सकते हैं कि शिशुनाग वंश। ठीक है, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद जो था वो नंद वंश, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद कौन सा था, तो मौर्य वंश के बाद हम कह सकते हैं कि जो कि ये शुंग वंश। ठीक है, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश, और कर्ण वंश के बाद सातवाहनों ने जो कि स्थापना की थी। तो इस तरह से याद रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। शिलालेखों का जनक जो है वो किसे कहा जाता है, किस प्रसिद्ध शासक को। सही आंसर क्या, ऑप्शन बी, यानी अशोक। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे हम बात करते हैं शिलालेखों के जनक के रूप में अशोक को जाना जाता है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया, पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। ठीक है, और शिलालेखों की जो संख्या है वो कितनी है, शिलालेखों की संख्या 14 है, जबकि स्तंभलेखों की संख्या 7 है। फिलहाल हमें यहाँ पे बात करना है शिलालेखों की संख्या के बारे में। तो शिलालेखों की संख्या 14 है। इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके जो खोजकर्ता थे वो कह सकते हैं उनका नाम क्या था, पादेट्री फैंथलेयर। ठीक है, जिन्होंने 1750 ईस्वी में इसकी खोज की थी इनके शिलालेखों की। ठीक है, अब यहाँ से 2-3 पॉइंट्स और याद रख सकते हैं। जैसे कि सबसे जो शिलालेख 14 की संख्या इनकी 14 है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे पहला शिलालेख, इसमें इन्होंने पशु बलि की निंदा के बारे में बात कही है। छठा शिलालेख आत्मनियंत्रण से संबंधित है, और 7वां और 8वां शिलालेख अशोक के तीर्थ यात्राओं से संबंधित है। उसी तरह से जो 11वां शिलालेख है उसमें धर्म की व्याख्या की गई, यानी कि धर्म की व्याख्या की गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेपर में अक्सर देखने को मिलता रहता है वो है 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन से जुड़े, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक या एक से अधिक नदियों या इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के साथ एक अंशतः घिरा हुआ पानी से बना तटीय निकाय जो खुले समुद्र से स्वतंत्र रूप से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है। उसको हम लोग कहते हैं मुहाना। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्णा राज सागर बांध जो है, जिसको हम लोग केआरएस डैम के नाम से भी प्रचलित है, ये इसके जाना जाता है। तो कृष्णा राज सागर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। कृष्णा राज सागर बांध कह सकते हैं, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि कावेरी नदी पर यह बना है। ठीक है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। और अगर बात करें कि किस राज्य में है, तो कर्नाटक में स्थित है। और इस डैम की स्थापना जो स्टार्टिंग की गई थी बनाने की 1932 में स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजक किसके द्वारा किया जाता है।
भारत और म्यांमार के बीच जल का विभाजक जो किसके द्वारा किया जाता है, तो नागा पहाड़ियों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच का पहला स्थायी कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया था। डच का पहला स्थायी जो कारखाना है वो किस स्थान पर स्थापित किया गया था। तो हम आपको बता दें कि 1605 में आंध्र प्रदेश की मुसलीपट्टनम में अपनी पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये बाद में जो कि अन्य भागों में स्थापित किया जाना लगा। सबसे पहले जो कह सकते हैं कि 1605 में आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूरत की संधि पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यानी कि सूरत की संधि जो वो किन दोनों के मध्य हुई थी। सूरत की संधि कह सकते हैं ब्रिटिश और रघुनाथ राव के मध्य 6 मार्च 1775 में किया गया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग किया गया। किस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग किया गया। राइट आंसर क्या होगा, तो भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में। ठीक है, अधिनियम की यहाँ पे बात नहीं की गई है, हाँ अधिनियम की बात की गई है। किस अधिनियम के तहत, यानी 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में अलग किया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसी के अंतर्गत उड़ीसा और सिंध नाम के 2 नए प्रांतों को बनाया भी गया था। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ से जोड़े ध्यान रखिएगा कि जो 1935 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है। रबर को वल्कनित करने के लिए जो प्रयुक्त तत्व होता है वो कौन सा है, और वो जो तत्व है वो सल्फर है। यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सल्फर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथन 1 और कथन 2 को पढ़ना है, उसके बाद हमें राइट आंसर को गेस करना होगा। कथन 1 में दिया गया क्विनैन मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कथन 2 कह रहा है कि यह सिनकोना के जड़ से प्राप्त की जाती है। अब बताइए कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहला पॉइंट इसमें बिल्कुल सही है कि क्विनैन जो है वो मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त की जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड में क्या कह रहा है कि यह सिनकोना की जड़ से प्राप्त होती है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट गलत है। क्योंकि सिनकोना जो है वो कह सकते हैं जो क्विनैन होता है वो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है, ना कि जड़ से। तो यहाँ पे कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। ठीक है, हम ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलाया सही है। यहाँ पे जो 4 जोड़े मिलाए गए इनमें से कौन सही है वो आपको टिक करना है। चलिए देखते हैं। विटामिन सी यहाँ पे रतौंधी के साथ मैच किया गया, जो कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी की कमी से स्कर्विक एसिड होता है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जो कि ये भी पॉइंट गलत है। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। ठीक है, और विटामिन डी की बात विटामिन ई की बात करें तो इसके कमी से बिल्कुल सही है कि प्रजनन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स, जैसे कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टेकोफेरॉल कह सकते हैं। और साथ ही साथ अब ये भी याद रखेंगे कि विटामिन ई से क्या होता है कि यह खून में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स को बनाने में काफ़ी मदद करता है, काम आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य हैं? बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य हैं। ठीक है, कौन कौन से शामिल हैं? भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कि राइट आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, थाईलैंड, भूटान, म्यांमार, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी 6 जून 1997 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड से संबंधित है। तो बताइए कि गोल्डन थ्रेशोल्ड से संबंधित कौन है, यानी हम कह सकते हैं कि किसकी रचना है गोल्डन थ्रेशोल्ड। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, स्वर्णिम दहलीज। ठीक है, स्वर्णिम दहलीज इससे संबंधित ये, यानी कि किसकी ये रचना है, तो सरोजिनी नायडू जी की रचना है। और ये सबसे पहली जो कि 1905 में इन्होंने इसकी रचना की थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी की एक और जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे, द विलेज सॉन्ग। ठीक है, द विलेज सॉन्ग जिन्होंने 1912 में ये लिखा था रचना, 1912 में द विलेज सॉन्ग। क्लियर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है। तो बताइए कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, कौन सा एक गर्म जलधारा है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पेरुवियन जलधारा की बात करें तो इसको हम लोग हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जानते हैं, जो कि प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। किनारी धारा की बात करें तो किनारी जो है वो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, ये भी नहीं हो सकता। वेनेजुएला की जलधारा की बात करें तो ये भी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा, ये भी नहीं होगा। ब्राज़ील धारा की बात करें तो बिल्कुल सही है, ये अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा। ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के जो कि विमुख ढाल पर बहती है। यानी स्विट्जरलैंड के उत्तरी आल्प्स में विमुख ढाल पर बहती है, वो कौन सी वायु है। सही आंसर क्या है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए फान। ठीक है, फान करेक्ट आंसर होगा। बाकी के बारे में भी देख लेते हैं, जैसे कि मिस्ट्रल जो है वो स्पेन और फ्रांस में बहती है, जबकि मिस्ट्रेल की बात करें तो वो उत्तरी इटली में बहती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। सिराको की बात करें तो क्या, सिराको जो है वो सहारा मरुस्थल में भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली एक गर्म हवा, ये ध्यान रखेंगे। चिनूक के बारे में आपको पता ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि चिनूक जो है वो कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका यानी कि यूएसए में कह सकते हैं कि जो रॉकीज पर्वत है उसके पर्वतीय ढलानों पर ये चलने वाली शुष्क और गर्म हवा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार की जनसंख्या घनत्व आपको बताना है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी 1106, जो कि कह सकते हैं सभी राज्यों में सबसे टॉप पे है जनसंख्या घनत्व के मामले में। सेकंड नंबर पे कौन है, पश्चिम बंगाल। सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल 1028। ठीक है, ध्यान रखेंगे। थर्ड नंबर पे ध्यान रखिए, थर्ड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे केरल क्लियर। और फोर्थ नंबर पे कौन, फोर्थ नंबर पे यूपी। चलिए इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मोदी किचन की शुरुआत की है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि मोदी किचन है क्या। देखिए 30 मार्च 2020 को, यानी कि जब कोविड-19 लगा था, कोविड-19 की महामारी के कारण जो लॉकडाउन लगा था उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कोविड-19 महामारी के कारण जो हुए लॉकडाउन था, उसके दौरान ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक योजना स्टार्ट करी गई थी तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, और उसी को नाम रखा गया था मोदी किचन। ठीक है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, तमिलनाडु की सरकार के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग जो प्राचीनतम है। सही आंसर होगा ऑप्शन, जो कि हम सी को टिक करेंगे, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती है तो उनसे क्या बनता है। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है। उनसे बनता है नीस या नाइस कह सकते हैं, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, नीस या नाइस। देखिए ग्रेफाइट को और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे काला सीसा। ठीक है, काला सीसा और प्लबंगो भी कहा जाता है, प्लबंगो। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा अजीब नाम है, प्लबंगो नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आमतौर पर वर्णनता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है। कलर ब्लाइंडनेस बताइए कि क्या है। कलर ब्लाइंडनेस एक प्रकार का जेनेटिक रोग है, हम कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक अनुवांशिक प्रकृति है। ठीक है, यानी कि अनुवांशिक रोग है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इसको हम किसी भी तरह से ठीक नहीं कर सकते, किसी भी लेंस की मदद से ठीक नहीं किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि लाल और हरे रंग को पहचानने में समस्या होती है। अगला प्रश्न क्या, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास को परिभाषित लक्षणों के अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है। निम्नलिखित में से वह कौन सा विचार है कि नई प्रजातियों का विकास को परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है। ये जो विचार हम कह सकते हैं उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, एच.डी. ब्रिज नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। अगला प्रश्न क्या है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। केवल समसूत्रण, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो पादप कोशिका में ये पाया जाता है, लेकिन पशु कोशिका या फिर जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, और है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है।
ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं कि एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि बातम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसी को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है इसको हम तोड़े, वो किस तरह से तोड़ेंगे, 2 और 6, तो यानी कि बातम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन बचे वही इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी कि 6। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। न्यूक्लियस में कौन परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। न्यूक्लियस में कौन परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, और वो है प्रोटॉन, यानी ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 0। ठीक है, 0 होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैसों को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके, ठीक है, तहत ठंडा करके प्राप्त होता है। एक्चुअली ये जो चीज़ें यहाँ पे होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तापमान कर तहत ठंडा करके प्राप्त होती है, और ये है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बोस आइंस्टाइन घनीभूत, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, और ये पदार्थ की 5वीं अवस्था मानी जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि आवेग की बीमा क्या है। आवेग की बीमा क्या है। आवेग की बीमा क्या होता है, सबसे पहले हम आवेग का फॉर्मूला को पता होना चाहिए। आवेग यानी कि इम्पल्स, इम्पल्स बराबर होता है क्या है, जो कि फोर्स गुने टाइम। ठीक है, फोर्स गुने टाइम ये होता है। और अगर हम बात करें बल का, तो आपको याद ही होगा ml के पावर -2 होता है, ml के पावर -2। और अगर हम टी की बात करें तो टी यानी कि टाइम। ठीक है, इस तरह से रखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ml के पावर -1 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मैच कर रहा ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ स्थित है। ये स्थित है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तमिलनाडु के कलपक्कम में 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न क्या बनता है कि किसने ब्रिटिश आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा था। किसने ब्रिटिश आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा था, और वो थे मदन मोहन मालवीय जी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्लियर, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने के प्रावधान है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान की धारा या फिर संविधान के आर्टिकल 124 में भारत के जजों की नियुक्ति के बारे में पूरी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, और इसी के अंतर्गत यानी कि अनुच्छेद 124 के 4, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 124 के 4 के अंतर्गत कहा गया है कि देश के मुख्य न्यायाधीश को संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से केवल संसद हटा सकती है। ठीक है, यानी हम ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक कर सकते हैं, जो कि इसी का एक भाग हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो इसने हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल टाइप प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, उत्बी। ठीक है, उत्बी, जिसका पूरा नाम बात करें तो अबू हुसैन उत्बी था, और ये कह सकते हैं कि मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। ठीक है, इतिहासकार था। और फिरदौसी की बात करें तो ये जो कि दरबारी कवि था। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, काफ़ी कंफ्यूज लोग कर जाते हैं। देखिए उत्बी से संबंधित 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि इसकी पुस्तक क्या थी। तो देखिए इसकी 2 पुस्तकें थी, और उन दोनों पुस्तकों का नाम मैं यहाँ पे आपको ये बताता हूँ, किताबुल यामिनी और तारीख़ यामिनी, ये 2 पुस्तकें इसने लिखी थी। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो उत्बी है महमूद गजनवी के बारे में काफ़ी विस्तृत और ये जीवनी और उसके बारे में कार्यों का विस्तृत वर्णन किया इन दोनों पुस्तकों में। तो बस इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि पंचायती राज्य विषय है किस सूची का विषय है। पंचायती जो राज्य है वो किस सूची का विषय है।
तो ये राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बात अगर मौलिक कर्तव्य की हो, जो कि उद्देशिका की हो, राज्य के नीति से सिद्धांत की हो, तो इन सभी टॉपिक्स को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इंडियन पॉलिटी के सीरीज में करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, सैन्य शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 18 है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य किसके अंतर्गत आता है? तो मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 के क के अंतर्गत 51 के क में रखा गया, तो इसी के अंतर्गत 11 सूची जोड़ी गई हैं और इसी सूची में ये सभी आते हैं, लेकिन ये इसके अंतर्गत नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अनुच्छेद 33, ठीक है। अनुच्छेद 33 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इसको कह सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 33 को मौलिक अधिकारों का एक अपवाद माना जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो निजी स्वतंत्रता का आधार कह सकते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। लोक लेखा समिति सदन की सबसे पुरानी समिति है जो कि भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है, ठीक है। इसमें कुल सदस्यों की बात करें तो कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। यह समिति जो वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जाँच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? तो बताइए कि यहाँ पे कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 17 में बात की गई है जो कि अस्पृश्यता के उन्मूलन की उपाधियों का समापन यहाँ पे गलत तरीके से मैच किया गया, लेकिन बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इनको अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, वाड़ासुर सागर बांध, और ये केरल के वायनाड में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत में पुर्तगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन था? भारत में पुर्तगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में के संबंध में शिष्ट का अर्थ क्या है? विजयनगर साम्राज्य के संबंध में शिष्ट का अर्थ क्या था? शिष्ट का मतलब भूमिकर है, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रश्न क्या बनता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि तैमूर लंग के आक्रमण 1398 के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला जो राज्य था वो कौन था? तैमूर लंग के आक्रमण यानी कि 1398 में, याद रखिएगा कि तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। इसके बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन था? और वो राज्य जौनपुर, ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अगर पूछ ले कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी तो ध्यान रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा हम इसको चलो अब ठीक है और छोटा सा कर लेते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए क्या कह रहा है कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए, बताइए कि चारों पॉइंट्स में सही कौन सा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो हम चलिए करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवाने आरिज की स्थापना की थी, जो कि ये बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करें कि दीवाने अर्ज कह सकते हैं इसी को, दीवाने आरिज यानी दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी, जो कि ये पॉइंट्स गलत है। सेकंड पॉइंट है कि बलबन ने अपनी सेना के घोड़े को दागने की पद्धति शुरू की थी, जो कि ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि घोड़े दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी, ये पॉइंट भी गलत है। थर्ड पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली के गद्दी पर उसके चाचा बैठा, क्या ये सही है? देखिए
ये पॉइंट भी गलत है क्योंकि जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका जो चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था। ठीक है, ये पॉइंट भी गलत हो जाता है। तो सही क्या हुआ? ऑप्शन डी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बदंगान की स्थापना की थी, जो कि ये पॉइंट बिल्कुल सही है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी किसने? किसको दी गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा। ये उपाधि दी गई थी शेख बहाउद्दीन जकारिया को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि निम्न में से किसे निग्रंथ नाथ पुत्र भी कहा जाता है? निम्न में से किसे निग्रंथ नाथ पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, कहा गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि वर्धमान महावीर को। ध्यान दीजिएगा, वर्धमान महावीर को बौद्ध साहित्यों में, ठीक है, बौद्ध साहित्यों में महावीर स्वामी को कहा गया निग्रंथ नाथ पुत्र। अगला प्रश्न बनता है कि जया, पद्मा, मधु किसकी अनाज की जो कि प्रजाति है? किस अनाज की प्रजाति है? तो सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, चावल। एक्चुअली इसको हम धान कह सकते हैं, धान या चावल आपको पता ही, कोई प्रॉब्लम तो इसमें नहीं है। जया, पद्मा, कृष्णा, ये सभी के सभी, जगन्नाथ हुआ, करुणा हुआ, ये इसी के अंतर्गत आते हैं, धान या फिर कह सकते हैं चावल की प्रजाति। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइए कि यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली मैंने आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री करा रहा था उसमें इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया था। फिलहाल एक बार फिर से हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अच्छे तरीके से। चलिए देखिए यहाँ पे जो गलत है वो क्या है? ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज के साथ ये गलत है। क्यों? तो थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। आपको पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और इनकी मृत्यु के पश्चात जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व द्वारकानाथ टैगोर, यानी हम ये कह सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो दादा थे उनको सौंपा गया था द्वारिकानाथ टैगोर जी को। ठीक है, उसके बाद द्वारिकानाथ टैगोर ने अपने जो पुत्र थे देवेंद्रनाथ टैगोर, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी, उनको सौंपा गया था। अब बात करते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। 1857 में जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का सदस्यता प्रदान की और साथ ही साथ उनको आचार्य नियुक्त किया था। क्लियर? और इसी के बाद हम कह सकते हैं कि इसी समय, यानी कि केशव चंद्र सेन जो थे, इसी के समय में ब्रह्म समाज का विस्तार और लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई थी। क्लियर? अब इसके बाद देखिए क्या हुआ। 1865 में केशव चंद्र सेन का देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ टकराव हो गया, मतभेद हो गया और उस वजह से क्या हुआ कि आचार्य की पदवी जो देवेंद्रनाथ टैगोर ने उनको दी थी वो उनसे ले ली। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज में प्रथम जो फूट पड़ी वो 1865 में पड़ी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। 1865 में सबसे पहले ब्रह्म समाज में फूट पड़ी थी। ठीक है, अब यहीं पे जब फूट पड़ी तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी का जो संगठन था वो ब्रह्म समाज कहलाया, लेकिन जब केशव चंद्र सेन जी का जो संगठन हुआ वो आदि ब्रह्म समाज कहलाया। तो अब यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया कि आदि ब्रह्म समाज का संबंध यहाँ पे किसके साथ होना चाहिए? केशव चंद्र सेन के साथ होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको इस क्वेश्चन पे कभी डाउट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, जो कि ये गलत तरीके से मैच किया गया। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि विख्यात यात्री इब्न बतूता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। यानी इब्न बतूता के संबंध में आपको बात करना है। तो चलिए एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स कह रहा है कि यह अफ्रीकी यानी कि मोरक्को यात्री था। बिल्कुल सही है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यानी कि शासनकाल में 1336 ईस्वी में भारत आया हुआ था। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि 1336 में नहीं 1333 ईस्वी में भारत आया हुआ था। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहे हैं कि इसने अपनी पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया। ये दो पॉइंट्स बिल्कुल सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो बताइए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा? ये लिखी गई थी अहमदनगर फोर्ट जेल में। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषद जो है वो क्या है? क्षेत्रीय परिषद एक प्रकार का परामर्शदात्री इकाई है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, परमाणु प्रसार संधि किस वर्ष में लागू की गई थी? परमाणु अप्रसार जो संधि है वो किस वर्ष में लागू की गई थी? देखिए परमाणु अप्रसार संधि एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके तहत 3 लक्ष्य प्रमुख है। इसके 3 प्रमुख लक्ष्य हैं और वो कौन कौन से? तो पहला लक्ष्य हम ये कह सकते हैं कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना।
दूसरा पॉइंट ये कि निशस्त्रीकरण के प्रोत्साहन करना, यानी कि निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन करना। और थर्ड पॉइंट ये कि परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग के अधिकार को सुनिश्चित करना। ठीक है, और इस पर हस्ताक्षर जो किया गया था वो 1968 में किया गया था। 1968 में ये जो कि संधि हस्ताक्षरित की गई थी, लेकिन ये प्रभावी हुआ, लागू हुआ 1970 में। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स जो कि मिलाए गए हैं, बताइए कि क्या सही है कौन गलत है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों मिलान बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बता दूं कि चेम्बरम्बकम जो झील है, ठीक है, चेम्बरम्बकम जो झील है वो तमिलनाडु में पड़ता है, बिल्कुल सही है। ये चिगपट्टू कह सकते हैं, चिगपट्टू जिला, तमिलनाडु के चिगपट्टू जिले में ये स्थित है, कोई दिक्कत नहीं। और यहीं से अड़यार नदी जो है उद्गमित होती है। सेकेंड पॉइंट बात करें तो रविंद्र सरोवर झील, ठीक है, रविंद्र सरोवर जो झील है वो ये एक प्रकार के कृत्रिम झील है, यानी कि आर्टिफिशियल झील है, और ये दक्षिणी कोलकाता में स्थित है, तो यानी कि पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से सुटेबल है। अगला प्रश्न बनता है कि खारदुंग ला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है। खारदुंग ला जो पर्वतीय दर्रा है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लद्दाख के लेह जिले में ये स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये पड़ता है, कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 1923 में स्वराज सभा की स्थापना, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 1921 होना चाहिए। ठीक है, 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई थी। 1923 की जो बात है, 1923 में क्या है, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, स्वराज सभा 1921, इसका गठन गया में किया गया था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और 1923 में जो हुआ था स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और साथ ही साथ पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है। तो आपको पता है जो किस तरह से होता है, सियाल, सीमा, निफे। सियाल, सीमा और कोर में सबसे अंदर निफे, यानी कि निफे का मतलब निकेल और फेरस लोहा। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न बनता है कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 4 मिनट। क्लियर, 4 मिनट का अंतर होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि लैब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है। ये जो दोनों धाराएं मिलती हैं उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर मिलती है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखिएगा कि लैब्राडोर एक प्रकार की ठंडी धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम एक प्रकार की जो कि गर्म धारा है। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको हम लोग यूएनईपी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में, जिसकी स्थापना कह सकते हैं कि 5 जून 1972 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन जो वो किसका है। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें बनाए रखता है, जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन जो किसका था, लॉस्की का। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, लॉस्की। अगला प्रश्न बनता है कि नेल्सरी और पुगल किसकी नस्ल है। तो बताइए कि नेल्सरी और पुगल जो है वो किसकी नस्ल है। तो ये भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। भेड़ की अन्य नस्लें कौन कौन सी है, जैसे मेरिनो, कैमरून, बागड़ी, सोनाड़ी, चोकला, मालपुरी, ये सभी आप याद रख सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी जो कि ये सभी नस्ल के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किसने पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। पंचायती राज व्यवस्था को किसने भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि डांडेली अंशी टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। ये जो पड़ता है किस राज्य में, तो डांडेली अंशी टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या बनता है कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कहाँ स्थानांतरित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कहाँ स्थानांतरित होते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि चालनी नलिकाओं द्वारा। अब ये चालनी नलिका क्या, मैं आपको बता दूं कि चालनी नलिका जो है वो फ्लोएम का एक घटक होता है और ये छिद्रित भित्ति वाली तथा कह सकते हैं नलिकार कोशिकाएं होती हैं और एक प्रकार की जीवित कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या बनता है कि वह प्रोटीन जो कि पेशियों में ऑक्सीजन संग्रहित करता है,
वह प्रोटीन जो पेशियों में ऑक्सीजन को संग्रहित करता है क्या है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मायोग्लोबिन में जो तत्व होता है वो होता है तांबा, जबकि हीमोग्लोबिन में जो तत्व होता है वो होता है लोहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने एक संघीय न्यायालय की रचना की। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो कि 1 अक्टूबर 1937 को 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की रचना की गई थी। ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक की ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। अगर आपने हमारे जो इन्वायरमेंट का मैं आपको जो सेट चला रहा था, सीरीज चला रहा हूँ, उसमें अगर आपने हमारे वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 10% एक नियम दिया गया था। 10% नियम लिंडमैन ने दिया था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या? ऑप्शन डी, यानी कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जो ऊर्जा जाती है वो 10% ही जाती है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक पर्यावरण में प्रमुख घटक कौन सा है? प्राकृतिक पर्यावरण में जो प्रमुख घटक है वो कौन है? तो उपरोक्त सभी, यानी कि सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक, ये सभी के सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं की जो नियुक्ति की जाती है, यहाँ पे छोटा सा ये वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं का जो गठन किया जाता है वो किसके द्वारा? संसद के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या कितनी है? तो 3 है। और वो कौन कौन सी है? जैसे कि IAS, IPS और साथ ही साथ IFS, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, IAS, IPS और IFS। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्या है कि नीति आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? ध्यान दीजिएगा, वार्षिक योजनाएं की बात की जा रही है। वार्षिक योजनाएं टोटल 7 बनी हुई है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजनाओं की संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना। आपको पता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काफ़ी जो कि उद्योगों की स्थापना की गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि द्वितीय पंच योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा, PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न बनता है कि ऑस्ट्रेलिया में माउंट गोल्डस्वर्थी क्यों विख्यात है? ऑस्ट्रेलिया में माउंट गोल्डस्वर्थी क्यों विख्यात है? तो ये विख्यात है लौ अयस्कों के खानों के लिए। ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। माउंट गोल्डस्वर्थी ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि लौह अयस्क के खानों के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है कि लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कह सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि म्यांमार। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तो देखिए, इस वीडियो में लोगों ने 80 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस तरह की रोजाना हम एक सेट्स कंप्लीट करेंगे। आने वाले एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे कि सारे सेट को कंप्लीट किया जाए। अगर आप मैथ्स का देखना चाहते हैं तो जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, मैथ्स की वीडियो ऑलरेडी वहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।